नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 20 दिसंबर 2023 एंड करंट अफेयर्स के न्यूज़ एनालिसिस के डिस्कशन में मैं शुभदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे असम ट्रिब्यून के एडिटोरियल पेज का ये आर्टिकल, जहां पे लिखा हुआ है हेल्थ केयर इंटरवेंशंस के रिलेटेड, राइट। हेल्थ केयर इंटरवेंशंस ना, और भी कुछ आर्टिकल आया था सस्पेंशन ऑफ एमपीज के रिलेटेड, कुछ ही probably by tomorrow other sir will discuss you on that, but for the time being, yes, healthcare center for disease control, that is basically क्या है ना, that recently एक memorandum of understanding साइन किया गया था स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बीच में और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के बीच में। इसीलिए ये न्यूज़ है हेल्थ केयर इंटरवेंशंस के बारे में, एंड हम लोग एनालाइज जो आज करने वाले हैं वो है नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल। ये है क्या? क्योंकि देखो, अभी जो ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है ना, इससे कामरूप डिस्ट्रिक्ट में आसाम का रीजनल एक ऑफिस खुलने वाला है, और इससे फ़ायदा क्या क्या होने वाला है इन जनरल आसाम को, उन्हीं चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो डिस्कस कर लेते हैं ये नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है क्या। ये एक इंस्टीट्यूट है अंडर द इंडियन डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है। नाउ द डायरेक्टर, ये जो है ना, इट इज़ एन ऑफिसर ऑफ द पब्लिक हेल्थ सब कैडर, और वो भी कहाँ, सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के बारे में, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल हेड ऑफ द इंस्टीट्यूट। और इनका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है? इनका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नाउ सवाल होता है दैट इनके फंक्शंस क्या क्या है, और ये जो आर्टिकल में है ना, यही चीज़ें डिस्कशंस की गई हैं दैट ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है ना असम स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल, इससे फ़ायदा क्या होने वाला है? इससे वो फ़ायदा होने वाला है जो क्या नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अंडर पावर में है। वो क्या क्या फंक्शंस है? देखो, क्लियरली बोला गया है, ये फंक्शन करता है एज अ नोडल एजेंसी इन द कंट्री। और क्या करती है एज अ नोडल एजेंसी? ये डिजीज़ के सर्विलांसेस को देखती है, प्रिवेंशंस को फैसिलिटेट करती है, और साथ ही साथ कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को भी कंट्रोल करती है। इनफैक्ट ये कोऑर्डिनेट करती है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। जी हाँ, स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोई भी जो कोई जो भी स्टेट गवर्नमेंट में इनका सेंटर खुला हुआ है, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करती है और मेक श्योर करती है दैट वहाँ पे अगर कोई भी डिजीज़ अगर फैले, उनका प्रॉपर सर्विलांस करना। अगर कोई भी डिजीज़, सोचो कोई भी पर्टिकुलर रीजन से आउटब्रेक हो रहा है, राइट, तो उसको देखना कहाँ पर आउटब्रेक हुआ, कौन सा नोडल पॉइंट है जहाँ से वो डिजीज़ एक्चुअली फैल रहा है, राइट, तो वहीं पर चेक करना। और साथ ही साथ रैपिड रिस्पॉन्स करना, जिससे इन आउटब्रेक्स को दबाया जा सके और कॉम्बैट किया जा सके, दैट इज़ इन आउटब्रेक्स को रोका जा सके। यही नहीं, साथ ही साथ ये डील करती है विद एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एज वेल, क्योंकि ये एक इमर्जिंग एरिया ऑफ कंसर्न है फॉर फार रीचिंग, जिसके बहुत भयानक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। यही नहीं, ये फंक्शन साथ ही साथ प्रोवाइड करती है रेफरल, डायग्नोस्टिक सपोर्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग और टेक्निकल सपोर्ट हर एक स्टेट्स, हर एक यूनियन टेरिटरीज़ को, इवन इफ़ उन स्टेट या फिर उस यूनियन टेरिटरीज़ में इनका रीजनल सेंटर क्यों नहीं ना ही हो। दैट लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी तक असम में अगर नहीं, यहाँ पे कामरूप में तो नहीं था, राइट, बट इसका मतलब क्या, यहाँ पे क्या उसका सपोर्ट मिलता नहीं था क्या? बिल्कुल मिलता था, राइट। तो वही चीज़ यहाँ पे इनके फंक्शंस को डिस्कस किया गया है। हम लोग बात करेंगे नेग्लेक्ट ट्रॉपिकल डिजीज़ के बारे में, क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऐड किया गया है नोमा, जो कि एक सीवियरली डिजीज़ है ऑफ माउथ एज वेल एज फेस को, इसको बोला गया एज अ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। तो सवाल होता है, बहुत समय हम लोग ये न्यूज़ आर्टिकल में देखते रहते हैं, मैंने आसाम ट्रिब्यून में भी पहले भी डिस्कस किया था। तो ये होता क्या है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़? ये एक डाइवर्स ग्रुप है इन्फेक्शंस का। नाउ ये देखो, नेग्लेक्टेड क्यों बोला गया है, देखो समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये एक ऐसे डिजीज़ है जो कि एक पर्टिकुलर रीजन को ही इम्पैक्ट कर रहा है, और वो कौन से रीजन है, इन रीजन्स को स्पेसिफिकली अगर देख लीजिएगा, अफ्रीका एज वेल एज साउथ अमेरिका, ये रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। मतलब, और ये कौन से कंट्रीज़ है, गरीब कंट्रीज़ है, इनमें अगर कोई भी बीमारियाँ होती है, ये बीमारियाँ वेस्टर्न कंट्रीज़ को तो नहीं होती, तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलती है दैट हम क्यों आपका मेडिसिन बनाए भाई, क्योंकि अगर हम मेडिसिन बनाए भी, सोचो R&D में हमारा बहुत खर्चा आएगा, तो एक एक मेडिसिन का मैं 1 लाख रुपये दाम रखूँगा, क्या आप दे पाओगे?
समझ लो बात, ये भी सही है, वो गरीब देश कहाँ से दे पाएंगे, राइट। इसीलिए इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोला जाता है। दैट इज ट्रॉपिकल डिजीज क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्रीज को हिट करता है। और नेग्लेक्टेड क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इनके ऊपर वैक्सीन या फिर दवाइयाँ बनती बहुत कम है, राइट। और रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी नोमा नाम का जो डिजीज़ है जो कि माउथ और फेस को इम्पैक्ट करता है, उसको इंक्लूड किया है अंडर दिस लिस्ट, राइट। जहाँ पे क्लियरली बोला गया है दैट ये उन कंट्रीज़ को इम्पैक्ट करते हैं जो कि लो इनकम पॉपुलेशंस जहाँ पे हमें डोमिनेट करते हुए देखने को मिलता है इन द रीजन्स ऑफ अफ्रीका, एशिया एज वेल एज अमेरिकाज। इनफैक्ट दे आर कॉज्ड बाई वैराइटीज़ ऑफ पैथोजेंस। बहुत सारे पैथोजेंस है, जैसे वायरसेस ले लो, बैक्टीरिया ले लो, प्रोटोजोआ ले लो, पैरासाइटिक वर्म्स क्यों ना ले लो। इन सारे पैथोजेंस के कारण ही इन नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ को हमें फैलता हुआ देखने को मिलता है। नेक्स्ट एक रिपोर्ट के बारे में बात की गई है डाउन टू अर्थ में, ये है आर्कटिक रिपोर्ट कार्ड फॉर 2023। आर्कटिक ओशन नॉर्थ पोल के सामने है, अंटार्कटिक ओशन साउथ पोल के सामने है। ओके चलो, अब आर्कटिक ओशन में क्या है ना, क्लियरली बोला गया दैट रिसेंटली एक रिपोर्ट निकला गया है, और ये रिपोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा निकाला गया है, जो क्या रिवील करती है दैट आर्कटिक जो एज अ रीजन है ना, नॉर्थ पोल के आजू बाजू वाला रीजन, वो अभी तक का सबसे वार्मेस्ट समर उसने फेस किया है, जिसके कारण जो टेम्परेचर जो है वहाँ का राइज हो रहा है, वो भी क्या जितना रेट से होना चाहिए था ना, उससे भी 4 गुना ज़्यादा रेट से हो रहा है। इनफैक्ट बोला गया 2023 समर जो है आर्कटिक में, ये अभी तक का रिकॉर्ड किया गया, इट इज़ द वार्मेस्ट ऑन द रिकॉर्ड, ये क्लियरली रिकॉर्ड। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था दैट एक्चुअली में अगर देख लीजिएगा आर्कटिक अभी तक 4 टाइम्स फास्टर ये गर्म हो रहा है, एंड सिंस 1979। क्योंकि देखो एक्चुअली ये ऐसा फेज़ है ना जब अर्थ समिट के बाद एक्चुअली क्लाइमेट के ऊपर प्रॉपर्ली ध्यान दिया गया था। तो ये एक ऐसा फेज़ है जिसके बाद एक्चुअली में हमें देखने को मिल रहा है क्लाइमेट चेंजेस के कारण जो है नेगेटिवली हमें ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसका इम्पैक्ट क्या क्या है राइजिंग टेम्परेचर के ऊपर। पहली बात तो अगर देख लीजिएगा दुनिया भर में ऐसे में बहुत सारे इंसिडेंसेस सुनने को मिलते हैं जब हमें देखने को मिलता है दैट जंगलों में आग लग गई। फॉर एग्जांपल 2 साल बाद पहले जो है ऑस्ट्रेलिया में आग लगा था ना, है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यस क्लाइमेट चेंजेस हो रहा है। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया का ही बात नहीं, यूरोप ले लो, रशिया ले लो, ट्रॉपिकल कंट्रीज तो है ही खैर, है ना, बहुत ज़्यादा आते हैं। इसी के कारण हमको देखने को मिल रहा है दैट सी आइस का जो एक्सटेंट है वो भी घट रहा है। आइस ये सब बढ़ने के कारण जो है फ्लड्स के इंसिडेंसेस बढ़ रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी हो रहा है, और कहीं ना कहीं सी लेवल भी हमें राइज करता हुआ हमें दिख रहा है, जिसके कारण इम्पैक्ट जो हो रहा है वो डायरेक्टली हमें इकोसिस्टम के ऊपर देखने को मिल रहा है। और वो भी क्या, नेगेटिव इम्पैक्ट, ह्यूमन हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस भी नेगेटिवली इम्पैक्ट हो रहा है। बोला गया सबसी परमाफ्रॉस्ट जो होता है ना वो भी धीरे धीरे पिघल रहा है, क्योंकि वार्मर ओशन टेम्परेचर्स के कारण क्या हो रहा है दैट एक्सलरेट कहीं ना कहीं हमें देखते मिल रहा है सबसी परमाफ्रॉस्ट, राइट। क्योंकि क्या होता है ना दैट परमाफ्रॉस्ट क्या होता है दैट जैसे ज़मीन है ना, अगर जो बहुत सालों से लास्ट के 100-50 1000 सालों से अगर वो बर्फ़ के भीतर में डूबा हुआ है ना कोई ज़मीन, तो वहाँ पे क्या होता है ना कार्बन मीथेन वो दबे हुए रह जाते हैं, और वो तब के समय के कार्बन और मीथेन दबे हुए। अब ये अगर पिघलेगा तो कार्बन भी रिलीज होगा, मीथेन भी रिलीज होगा, और ये क्या है, ये ग्रीन हाउस गैसेस है। इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ेगी ही, बट साथ ही साथ ओशनिक एसिडिफिकेशंस भी बढ़ता हुआ हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा हम लोग बोल सकते हैं फूड इनसिक्योरिटी। जी हाँ, क्या हो रहा है ना दैट सैल्मन स्पीशीज का डिक्लिनेशन हो रहा है। इनफैक्ट क्लियरली बोला गया है दैट वेस्टर्न अलास्का रीजन में देखा गया है दैट पॉपुलेशंस जो है सैल्मन्स के, अगर 30 साल का मीन पीरियड देख लोगे ना उसके हिसाब से 81 से 92% पॉपुलेशन डिक्रीमेंट हमको देखने को मिला है। इनफैक्ट इसका इम्पैक्ट जो है इंडिजिनस कम्युनिटीज़ में भी हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्यों, क्योंकि जो भी रीजन में से फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर सैल्मन पकड़ के खाया जाता है, कोई भी डिफरेंट अदर स्पीशीज़ ऑफ मछलियाँ पकड़ के अगर खाई जाती है, आप खुद सोचिए वहाँ के अगर लोकल लोग अगर उसी स्पीशीज़ के ऊपर निर्भर है तो उन लोग तो ऐसे यही ना सोचेंगे दैट यार खाना उसी से मिले, राइट। बट अगर देख लीजिएगा कल्चरल एंगल में फूड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस भी इसके बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। वाइल्ड फायर्स इन आर्कटिक रीजन, क्लियरली यहाँ पे बोला गया है दैट कनाडा जैसे कंट्रीज़ जो है वहाँ पर भी हमें वाइल्ड फायर्स देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट 40% जो आर्कटिक और नॉर्दर्न लैंड मास है ना वहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है दैट वाइल्ड फायर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं।
हाई टेम्परेचर एंड ड्राई कंडीशंस के कारण जो है ओवर बोला जा रहा है 10 मिलियन एकर्स जो नदर्न टेरिटरीज हैं वो अभी तक बर्न अप हो चुकी है। ग्रीनलैंड आइस अगर देख लीजिएगा शीट, वहाँ पर भी शीट मेल्ट हो रहा है डिस्पाइट अबव एवरेज विंटर टेम्परेचर। अगर देख लीजिएगा यस आइस शीट अगर देख लीजिएगा अभी तक अराउंड 350 ट्रिलियन पाउंड ऑफ मास जो है ऑस्ट्रेलियन का आइस शीट का वो अभी तक पिघल चुका है। ग्रीनलैंड का आइस शीट मेल्टिंग अगर देख लीजिएगा इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू द सी लेवल राइज। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द इंडिकेशंस, दीज आर द रिपोर्ट, दीज आर द प्रूफ दैट आने वाले समय में क्लाइमेट चेंजेस के जो इम्पैक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा भयानक होंगे। तो सवाल होता है क्या इंडिया इंगेज कर रही है इस सेक्टर में जिससे क्लाइमेट गर्मी हो रही है उसको और भी ज़्यादा काबू में पाया जा सके? जी हाँ, इंडिया का एंगेजमेंट अगर देख लीजिएगा आर्कटिक में वो 1920s को ही स्टार्ट हुआ था जब से इंडिया ने साइन किया था स्वालबार्ड ट्रीटी को, जिसमें बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ मिलकर इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रही है जो भी क्लाइमेटिक रिलेटेड इवेंट्स जो भी आर्कटिक रीजन में हो रहा है उन सबको। इनफैक्ट इंडिया इनिशिएट कर लिया है इनका आर्कटिक रिसर्च प्रोग्राम इन द ईयर 2007 जिसमें फोकस मेनली है क्लाइमेट चेंज में, राइट। इनफैक्ट अगर ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिएगा वो क्या है, इंक्लूड द स्टडिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस बिटवीन आर्कटिक क्लाइमेट एंड इंडियन मानसून। क्योंकि देखो इंडियन मानसून पहले आप लोगों ने ज्योग्राफी क्लासेस में भी पढ़ाया हुआ है दैट मानसून काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, राइट। इसीलिए अगर हम लोग आर्कटिक क्लाइमेट और इंडियन मानसून के बीच का रिलेशंस को डिकोड कर सके ना तो इसको समझना ज़्यादा डिकोड हम इसको कर सकते हैं। इनफैक्ट इंडिया हैज़ ऑलरेडी रिसर्च स्टेशन इन द आर्कटिक जिसका नाम है हिमाद्री, और यहाँ पे क्या करती है, यस इंडियन जो ऑफिशियल्स है वो रिसर्च एक्टिविटीज़ कैरी फॉरवर्ड करते हैं, है ना। नेक्स्ट पीआईबी का न्यूज़ है काशी तमिल संगमम के रिलेटेड, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया था काशी तमिल संगमम, कहाँ पर, वाराणसी में, राइट। और इसको सेलिब्रेट इसलिए किया जा रहा है जिससे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो हिस्टोरिकल और कल्चरल कनेक्शंस है ना उसको एक्सप्लोर किया जा सके। इसीलिए तो बोला गया है इट एम्स टू डीपन अप पीपल टू पीपल बॉन्ड्स बिटवीन द पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड द पीपल ऑफ साउथ इंडिया। क्योंकि अगर पास से ही देख लीजिएगा तमिलनाडु वाराणसी के बीच में, नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया के बीच में बहुत सारे कनेक्शन, म्यूजिक, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, क्विजीन्स का कलेक्शंस है, राइट। सो काशी तमिल संगमम जो है इसका एम ही है दैट एज ओल्ड रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करती है बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी उसको रीअफर्म करना, उसको रीडिस्कवर करना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग ऑफ भी किया था कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को भी इसी उपलक्ष्य पे, ठीक है। तो यस, मल्टीलिंगुअल एंड ब्रेल हाँ, इसका एक फीचर जो ये है अभी दैट डिफरेंट जो लिटरेचर्स है जैसे थिरुकुलर, मणिमेगलई, राइट, वैसे ही आपका है डिफरेंट अदर तमिल लिटरेचर्स भी जो है उनको एक तो मल्टीलिंगुअल करना और साथ ही साथ जो अपाहिज है, जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, उनके लिए ब्रेल ट्रांसलेशन भी इसको प्रोवाइड करना, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला दैट काशी तमिल संगमम जो है इट टेक्स फॉरवर्ड द स्पिरिट ऑफ एक भारत एंड श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट हिंदी का ये न्यूज़ है काकरापारा 4 न्यूक्लियर पावर रिएक्टर। देखो काकरापारा एटॉमिक जो पावर प्रोजेक्ट है, आपको शायद पता होना चाहिए इंडिया में कितने सारे एटॉमिक प्रोजेक्ट जो अभी वर्किंग फंक्शनिंग में है। जैसे राजस्थान में देख लीजिएगा, राइट, कोटा राजस्थान में है, वैसे ही गुजरात का काकरापारा, ये इसी के बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। वैसे ही महाराष्ट्र में है तारापुर एटॉमिक प्लांट, राइट, वैसे ही कर्नाटक के कैगा में भी है, राइट, मद्रास के कलपक्कम में, तमिलनाडु के कलपक्कम में, तमिलनाडु के कुंडाकुलम में, वैसे ही उत्तर प्रदेश के नरोरा एटॉमिक प्लांट भी है, राइट। तो ये सब वेरियस प्लांट्स है। चलो इसके बारे में तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो, बट न्यूज़ क्या है दैट 4th यूनिट जो है इसका गुजरात में सेटअप किया जा रहा है, जिसका कैपेसिटी जो है वो इतना मेगावाट का है और इससे अचीव किया जाएगा क्रिटिकलिटी, राइट, मार्किंग द इनिशिएशन ऑफ कंट्रोल्ड फिजन चेंज रिएक्शन। सो काकरापारा फैसिलिटी जो है ये हाउस करता है द लार्जेस्ट इंडिजिनस न्यूक्लियर पावर रिएक्टर, जिसको बिल्टअप किया गया है बाई NPCIL, दैट इज न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जो क्या एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। नाउ ये जो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स है ये यूटिलाइज करता है नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल और हेवी वाटर को एज अ कूलेंट एंड मॉडरेटर, राइट। सो सवाल होता है प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर क्या होता है। देखो प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर में फ्यूल जो है उसको यूज़ किया इनरिच नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है एंड दिस यूजेज हेवी वाटर एज कूलेंट। और हेवी वाटर क्या है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O,
ठीक है। अब देखो हेवी वाटर अगर देख लो वैसे तो एक्सपेंसिव है, यही इसका पता नेगेटिव पॉइंट भी है। प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स जो होता है ना, इसका नेगेटिव पॉइंट यही होता है दैट ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट ये जो है ना इन्हांस कर देती है एबिलिटी ऑफ द रिएक्टर, जिससे रिएक्टर जो है it can make use of alternative fuel types as well. So that is one of the main benefit of pressurized heavy water reactor, right? और जैसे कि मैंने बोला इंडिया में कौन कौन सा की जगह में न्यूक्लियर रिएक्टर्स काम कर रहे हैं अंडर कंस्ट्रक्शन, वो हम लोगों ने देख लिया। इसी के साथ आज का ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस।